हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको शाफ्ट के बारे में बताया था। शाफ्ट क्या है, कितने तरह के शाफ्ट होते हैं, शाफ्ट के किस किस डायमेंशंस के शाफ्ट हमें प्राप्त हुए हैं और शाफ्ट के मटेरियल क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट की डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे। ये तो अब पता ही चल गया है, शाफ्ट का मुख्य उद्देश्य है पावर को ट्रांसमिट करना तथा भार को वहन करना, दोनों कार्य ये करता है। तो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के तरफ बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा सेकेंड ईयर में जो आपने पढ़ा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसमें आपने टॉर्शन चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर का भरपूर उपयोग आप करेंगे डिज़ाइनिंग ऑफ शाफ्ट के करने के लिए। तो उस चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन कर लें जिससे आपको फार्मूले याद हो जाएं और फार्मूले की मदद से किस तरीके से हम शाफ्ट की डिज़ाइनिंग करेंगे, इसके टर्म्स आदि में कैसे मदद मिलेगी ये आप देख सकते हैं। तो पहले हम ऐसे ही बना दें। मान लें एक ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट का रेडियस यहाँ से यहाँ का रेडियस है r या डी डाया का आधा, और इस शाफ्ट को हमें घुमाना है। तो घुमाने के लिए यदि हम बल इसके परिधि पे ऐसे लगाएंगे तो बल लग रहा है फोर्स, तो इसके द्वारा एक टॉर्क उत्पन्न होगा। हम कहेंगे T इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई R। अगर R का मान न्यूटन मिलीमीटर में है और F का मान न्यूटन में है तो हम कह सकते हैं T की यूनिट हो गई न्यूटन मिलीमीटर। अब इस F के बारे में देखें, ये F है क्या चीज़। हमने आपको या पहले ही आपने पढ़ा होगा कि मुख्यतः तीन तरह के बल एक पिंड पे कार्य करते हैं, या तो वो टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा या शियर होगा। अब इस बल के बारे में देखें ये कौन सा बल है। कंडीशन के हिसाब से टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स पिंड के एक्सिस लाइन के समानांतर कार्य करते हैं और कर्तन बल हमेशा एक्सिस लाइन के परपेंडिकुलर कार्य करता है, लंबवत कार्य करता है। तो अगर इसकी एक्सिस रेखा ड्रा करें तो ऐसे, और बल की दिशा ड्रा करें तो ऐसे, तो आप देखेंगे बल की दिशा और एक्सिस लाइन के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी लगने वाला ये जो बल है वो बल है कर्तन बल, शियर फोर्स। अब टॉर्क उत्पन्न होने के कारण इस शाफ्ट में उत्पन्न होगा शियर स्ट्रेस, क्योंकि लगने वाला बल है शियर फोर्स, तो इसमें उत्पन्न होगा शियर स्ट्रेस। तो मुख्यतः हम कहेंगे कि शियर स्ट्रेस के कारण ही ये शाफ्ट टूट सकता है। तो अब टी का जो फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल ये हम बता सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा टॉर्क डिवाइडेड बाई आई पी इज इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइडेड बाई एल। ये टॉर्क इक्वेशन या टॉर्शन इक्वेशन कहते हैं, जिसमें टी क्या है, इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क, और टॉर्क का मान है फोर्स लगने वाला कर्तन बल मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, तो टी का मान आ गया। आईपी का मान है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका मान होता है पाई बाई 32 डी रेस्ट पावर 4। यानी यदि शाफ्ट का डायमीटर है डी, तो आईपी का मान पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बोलते हैं पाई बाई 32 डी रेस्ट पावर 4। जहाँ एफ एस क्या है, एफ एस है मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड, तो अधिकतम प्रतिबल यहाँ परिधि के ऊपर पैदा होता है, तो यहाँ के मान सब जगह बराबर होंगे ये मान। तो एफ एस का यहाँ पर उत्पन्न परिधि के ऊपर उत्पन्न प्रतिबल का मान, उस जगह का प्रतिबल जहाँ आर का मान मैक्सिमम हो, तो आर का मान या केंद्र से जब ये दूरी नापेंगे तो आर का मान मैक्सिमम होगा। यहाँ अगर स्ट्रेस निकालना चाहते हैं तो आर का मान कम हो जाएगा, स्ट्रेस का मान भी यहाँ पर कम उत्पन्न होगा।
इज इक्वल टू जी, जी है रिजिडिटी कांस्टेंट, आपको पता ही है, हम ऐसे लिखते हैं एफ एस डिवाइडेड बाई ई एस इज इक्वल टू रिजिडिटी कांस्टेंट टी। shear stress divided by shear strain is equal to rigidity constant G। तो कर्तन के बेस के लिए हम G मान लेते हैं। थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट मरोड़ कोण, यानी अगर हम कहें ये बल लगने से पहले अगर ये पोजीशन था, ए पोजीशन पे था, तो बल लगने के पश्चात हो सकता है ये यहां से यहां तक ए डैश पर आ जाए। तो इस जगह प्रारंभिक अवस्था से यहां तक अवस्था में जब ये पहुंच गया तो यहां का उत्पन्न कोण को हम बोलते हैं थीटा का मान, और ये मान होता है रेडियंस में, रेडियन में। और एल क्या है? शाफ्ट की वो लंबाई जितने में ये कोण उत्पन्न हो रहा है। एल है लेंथ ऑफ शाफ्ट, थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियन, जी है रिजिडिटी कांस्टेंट, आर है मैक्सिमम रेडियस, एफ एस है मैक्सिमम shear stress इंड्यूस, आईपी है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और टी है टॉर्क अप्लाइड। अब हमने एक चीज और आपको बताया कि पावर ट्रांसमिशन में हम इस तरीके से एक मोटर के माध्यम से, एक मोटर के माध्यम से पहले इस मोटर को हम पावर देते हैं या सप्लाई देते हैं, तो ये घूमता है, घूमने के साथ साथ ये टॉर्क ट्रांसमिट करता है या पावर ट्रांसमिट करता है। अब ये मोटर तो हमें प्राप्त होती है, मोटर के ऊपर जैसे ही हम सप्लाई देंगे इसके ऊपर लिखा रहता है कि ये इतने किलोवाट की मोटर है और इतने आरपीएम पे चल रही है। सप्लाई देने पर ये किलोवाट इतना शक्ति ये पैदा करेगा और इतने आरपीएम पर ये घूमना है। तो यदि हम कहें कि हमारे पास प्राप्त है कि मोटर का किलोवाट दिया है कि 5 किलोवाट की मोटर है और ये 400 आरपीएम पर घूम रहा है, तो बताइए कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है, क्योंकि हमें तो इस फॉर्मूले में टी का मान यूज करना है, ना कि किलोवाट का यूज करना है। तो दूसरी चीज हम समझेंगे कि यदि किलोवाट दिया रहे, आरपीएम दिया रहे, तो हम टी का मान कैसे निकालेंगे, कितना टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, इतने पावर के ट्रांसमिशन में टॉर्क कितना ट्रांसमिट होगा। तो इस फॉर्मूले को, किलोवाट का फॉर्मूला आप यहां देख लें, किलोवाट इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1000, ये फॉर्मूला है। अब टी का मान हमें निकालना है, तो टी इज इक्वल टू, इस मान को इधर की तरफ ले आए, 60 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई किलोवाट डिवाइडेड बाई 2 पाई एन, और यूनिट हो जाती है इसकी न्यूटन मीटर। अब जो भी मान यहाँ पे मिलेगा, अगर इसमें हम वैल्यू रख दें तो 60 गुणे 1000 मल्टीप्लाइड बाई किलोवाट है 5 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन, एन का मान है 400, इतने न्यूटन मीटर। अब हम हर जगह हम ये जो वैल्यू है प्रयोग करेंगे मिलीमीटर में, जिससे कि हमें डायमीटर का मान मिलीमीटर में प्राप्त हो। तो मीटर को हमें मिलीमीटर में करना है, तो मीटर की जगह 1000 mm रख दें, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको जो भी रीडिंग आए इसको लिख दीजिए और इस मान को 1000 से गुणा कर दें, तो हमें ये वैल्यू हो जाएगी न्यूटन मिलीमीटर। तो किलोवाट दिया रहे, तो इस किलोवाट से हम टॉर्क भी प्राप्त कर सकते हैं, इसकी टी की वैल्यू क्या होगी। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद डिजाइनिंग की तरफ पढ़ेंगे। मान लीजिए लिखा हुआ है कि 20 किलोवाट की शक्ति, 20 किलोवाट की शक्ति 500 आरपीएम पर, 500 राउंड पर मिनट पर एक शाफ्ट के द्वारा पारेषित किया जाना है, तो कितना टॉर्क ट्रांसमिट होगा, मान निकालें। तो आप तुरंत इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो T इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला लिखेंगे 60 इंटू 1000
मल्टीप्लाइड बाई 20 किलोवाट का मान डिवाइडेड बाई 2 पाई एन, एन का मान 500, इसको 1000 से गुणा करेंगे तो ये कहेंगे इतने न्यूटन मिलीमीटर का टॉर्क ट्रांसमिट हम कर रहे हैं। अब इसी में लिखा है कि मान लीजिए लिखा है कि यदि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो तो शाफ्ट का डाया बताइए। तो हम कहेंगे कि फॉर्मूला ये यूज करेंगे, T डिवाइडेड बाई आई पी इज इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाई डी बाई टू। आर की जगह हम लिख दें डी बाई टू, क्योंकि यही तो हमें पता करना है। तब ये फॉर्मूला हो जाएगा, टी का मान हम यहां से सारा चीज मान ले लें कि 60 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 500। ये टी का मान लिख दिया। आईपी का मान पाई बाई 32 डी रेस्ट पावर 4, अभी ये मान बताया था, इज इक्वल टू एफ एस का मान है 60 डिवाइडेड बाई आर, आर का मान है डी बाई 2। अब हम d का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से d को यहां पे ले आए तो d से डिवाइड हो जाएगा, तो ये मान हो जाएगा d क्यूब इज इक्वल टू, ये मान ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा 60 इंटू 1000 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 500 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 32। इस मान को हम ऊपर ले जाएं 32, और यहां से d का मान यहां 60 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो यहां डिवाइड हो जाएगा 60 इंटू 2। अब d इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लें तो इस नए मिलीमीटर कह सकते हैं कितने मिलीमीटर का व्यास का ये शाफ्ट होगा। तो ये चीज आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था कि पारिश्रमिक शक्ति अगर पता है और एक मान कोई दिया है तो हम डायमीटर का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से मरोड़ कोण का भी पता किया जा सकता है, या जो चीजें न दी हुई हो उस मान को हम पता कर सकते हैं। तो ये था आपको सेकेंड ईयर की चीज। इसी तरीके से अब एक चीज और, प्रायः हम अधिकतर जो शाफ्ट है वो खोखला शाफ्ट प्रयोग करते हैं। तो ऐसे खोखला शाफ्ट जिसमें बाह्य व्यास है d और ये व्यास है स्मॉल d। अब इस फॉर्मूले में क्या परिवर्तन होगा, t का मान तो वही रह जाएगा क्योंकि ये किलोवाट से हम निकालते हैं। ip का मान हो जाएगा पाई बाई 32 और यहां हो जाएगा d रेस्ट पावर 4 माइनस स्मॉल d रेस्ट पावर 4, और यहां fs मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो पैदा होगा वो मान परिधि पर, तो r का मान भी परिधि का मान लेंगे और ये मान हो जाएगा d बाई 2। इसमें एवरेज मान, डाया का एवरेज मान नहीं लेना है, हमें ये मान लेना है डायमीटर का आधा। तो क्लियर है, ये खोखले शाफ्ट के लिए ये मान है और ये सॉलिड शाफ्ट के लिए इस तरीके से मान हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा और सेकेंड ईयर के बारे में देखें। शाफ्ट के द्वारा पारिश्रमिक शक्ति के बारे में अगर हम देखें तो किस तरीके से एक शाफ्ट के माध्यम से, ऐसे मान ले शाफ्ट है, इस शाफ्ट के माध्यम से हमने इस शाफ्ट के ऊपर कपलिंग का एक पार्ट लगाया और यहां एक कपलिंग लगा दिया। इधर है मोटर और इधर है मशीन, ऐसे। लेकिन हर जगह ट्रांसमिशन ऐसे ही नहीं होता है। ये ट्रांसमिशन
मतलब एक ही शाफ्ट को लगा दिया और ये ट्रांसमिशन हो गया। कहीं कहीं हमने बताया था इसको, इसके ऊपर गियर लगाते हैं, उस गियर के माध्यम से दूसरे चीज को, जैसे मान लें ऐसे कर सकते हैं, यहाँ हमने गियर लगा दिया और यहाँ से फिर यहाँ पे दूसरा गियर है जिससे कि स्पीड बदल गई और उसके पश्चात इससे हम मशीन को चला रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है। अब ट्रांसमिशन होते समय, इस कंडीशन में ट्रांसमिशन होते समय, ऐसे ट्रांसमिशन जा रहा है पावर ट्रांसमिशन, तो इस शाफ्ट के ऊपर दो तरह की क्रियाएं हो रहे हैं। एक तो ये किलोवाट यहां से ट्रांसमिट हो रहा है, और ट्रांसमिट होते होते हम ये कह सकते हैं अगर ये शाफ्ट सपोर्टेड है, सपोर्ट होने के साथ साथ इस शाफ्ट के ऊपर ऐसे भार भी लग रहा है। दूसरा, गियर का अगर साइड व्यू हम बनाएं तो ऐसे गियर है, एक गियर दूसरे गियर को ऐसे चलाता है, तो गियर के दांतों के द्वारा इसके ऊपर ऐसे तिरछा बल कार्य करता है, और इस बल के दो पार्ट बनाएंगे तो एक बल ये होगा और एक बल ये होगा। यानी इस बल के दो रूप होंगे, एक बल ये जो इसके ऊपर घूर्णन गति पैदा करेगा जो कर्तन बल कहलाता है, ये एफ एस हो गया, और दूसरा इसी बल का दूसरा कंपोनेंट ये जो एफ वी कहलाएगा, वर्टिकल फोर्स, जो इस तरीके से इसके ऊपर दाब पैदा करेगा। तो इस गियर के कारण इस पे दाब पैदा होता है और इस गियर के कारण इस पे दाब पैदा होता है, और जब ऐसे दाब लगेगा या ऐसे लगेगा तो इसमें नमन की प्रक्रिया होगी, और नमन की प्रक्रिया जब होगी तब ये अपने स्थान से इधर नीचे की तरफ या अपने स्थान से ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ विचलित होंगे। यानी टॉर्क ट्रांसमिशन में अधिकतर समय यही होता है कि इसमें टॉर्क ट्रांसमिशन में बल जो लगने के साथ साथ इसमें नमन की प्रक्रिया भी होती है, यानी बेंडिंग भी होता है। तो बेंडिंग के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि शाफ्ट के बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि केवल टॉर्क के कारण इसका फेलियर हो सकता है, कि इस पावर ट्रांसमिशन में इसके ऊपर कर्तन बल लगने के साथ साथ इसके अंदर नमन बल भी कार्य करते हैं। अब नमन बल का फॉर्मूला, हम लोग नमन बल के फॉर्मूले में आ जाए। आपने पढ़ा होगा F बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। एक टॉर्शन इक्वेशन है और ये बेंडिंग इक्वेशन है। इस बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग इक्वेशन डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई। ये मान देखें कैसे है। एफ बी का मान यानी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस, वाई क्या है, वाई यहां से अगर इसका न्यूट्रल एक्सिस बना दें, इस जगह से अधिकतम दूरी, इस दूरी को बोलते हैं वाई का मान। एम क्या है, इस बल लगने के कारण इसके अंदर उत्पन्न अधिकतम नमन घूर्ण। और आई क्या है, आई है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन का, जिसका मान होता है पाई बाई 64 डी रेस्ट पावर 4। y है d/2। एफ बी है अधिकतम नमन प्रतिबल का मान, और ये मान अगर कंडीशन के हिसाब से होता है, अगर ये शाफ्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो ऊपर की तरफ हो सकता है कंप्रेसिव हो, नीचे की तरफ टेंसाइल हो, या नीचे की तरफ टेंसाइल हो, ऊपर की तरफ कंप्रेसिव हो। दोनों मान बराबर होंगे, लेकिन ये बेंडिंग स्ट्रेसेस के मान कंप्रेसिव या टेंसाइल होंगे। नेक्स्ट है एम का मान। एम क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो इंड्यूस होता है। तो इसके लिए भी हमें ध्यान रखना है, सेकेंड ईयर में आपने ये पढ़ा होगा कि यदि दिए गए, मान लें हमने ऐसे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में आपने पढ़ा होगा कि अगर एक पार्ट है, इसकी लंबाई है यहां से यहां तक L, और इसके बीचों बीच L/2 दूरी पर W लोड लगा रहे हैं। अब ये पार्ट शाफ्ट भी हो सकता है, तो L/2 दूरी पर, तो कहा जाए कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मान पता करें। ये शाफ्ट के लिए कंडीशन, अगर शाफ्ट ऐसे लगती तो हम कहते हैं कि जहां पर बल लग रहा है यहीं पर अधिकतम नमन घूर्ण प्राप्त होगा, और इसका मान होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू WL डिवाइडेड बाई 4। ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। दूसरा है, यदि ऐसे ही
शाफ्ट है, दो जगह बियरिंग से सपोर्टेड है और इसका एकदम यहाँ पे न रख करके यहाँ पर बल लग रहा है। ये बल है W, जहां से ये दूरी है A और इधर की दूरी है B। अब इस दोनों पर हम यहाँ पर रिएक्शन बल निकालेंगे। रिएक्शन बल यहाँ पर अगर B पॉइंट है तो हम कहेंगे ये VB होगा, यहाँ पर A पॉइंट है तो ये पॉइंट VA होगा। VA और VB का मान हम अगर ये तीनों मान दिए हैं तो बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। तो अगर ये मान पता है और ये मान पता है तो इस जगह भी M का मान यहीं पर सबसे अधिक होगा और ये मान होगा M इज इक्वल टू VB मल्टीप्लाइड बाई A और M इज इक्वल टू अगर इधर से मोमेंट लेना चाहते हैं तो VA मल्टीप्लाइड बाई B। अब इस फॉर्मूले में इन दोनों में से कोई वैल्यू आप रख दें, सेम मान मिलेगा, इस मान को रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि शाफ्ट की कंडीशन ऐसे हो, शाफ्ट पे जो लोडिंग दिया गया है वो ऐसे हो, मान लें यूडीएल है स्मॉल w न्यूटन पर mm का यूडीएल लग रहा है और यहां से यहां तक की लंबाई L है। शाफ्ट के ऊपर लगने वाला भार एकदम समवितरित यूडीएल लोड की तरह हो, तब हम कहेंगे इसमें भी सबसे बीच में यहां पर सबसे बड़ा बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होगा। तो जहां सबसे बड़ा बेंडिंग मोमेंट वहीं पे स्ट्रेस का मान सबसे अधिक होगा और इस मान के आधार पर ही हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं और यहाँ का मान होगा m इज इक्वल टू स्मॉल w L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, इतने न्यूटन मीटर का नमन घूर्ण पैदा होगा। नेक्स्ट कंडीशन कि यदि मशीन के बाहर निकला हुआ ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर ऐसे पुली लगा है जिसके माध्यम से हम बल ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी लगने वाला भार इस तरीके से है, ये है W और यहाँ से यहाँ तक की सपोर्ट से लेकर के ये दूरी है L। तो ये ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे ये कैंटिलीवर बीम हो और इस बीम की लंबाई L है और यहाँ W लग रहा है। तब हम कहेंगे इस केस में सबसे अधिक बेंडिंग मोमेंट का कार्य यहाँ पर होता है या यहाँ जनरेट होता है और M का मान यहाँ होगा और ये मान हो जाएगा W इंटू L। अब नेक्स्ट कंडीशन कि यदि शाफ्ट पर इस तरीके से शाफ्ट ये दो बियरिंग पे सपोर्टेड है, हमने सपोर्ट पॉइंट बना दिया और यहाँ गियर लग रहा है और यहाँ गियर लग रहा है, ये लोड इसमें लगे हुए हैं, यहाँ से ये दूरी है A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। अब इस केस में ये निर्धारित नहीं है कि कहां पर बेंडिंग मोमेंट होगा, लेकिन इतना पता है कि बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम मान यहां 0 होगा, यहां 0 होगा, यहां पर और यहां पर पीक पॉइंट मिलेंगे, इन दोनों में से ही एक मान सबसे बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो A और B पॉइंट पर हम रिएक्शन बल निकालेंगे VA VB। अब यहाँ का बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट इधर से अगर निकालना है तो VB मल्टीप्लाइड बाई C, एक मान मोमेंट का मिला। अगर इधर का मोमेंट निकालना चाहते हैं तो इधर से तो ये VA मल्टीप्लाइड बाई A। अब इन दोनों में जो भी मान बड़ा हो वही इस शाफ्ट के ऊपर या इस कंपोनेंट के ऊपर लगने वाला अधिकतम नमन घूर्ण होगा। M का मान इन दोनों में जो अधिक होगा वही मान हम यूज करते हैं। ऐसी कंडीशन एक और हो सकती है कि यदि ये मान इस तरीके से हो, सपोर्ट यहां पर है, मान लो बियरिंग यहां पर है और शाफ्ट के दोनों हिस्से बाहर निकले हुए हैं, ये दूरी है A, ये दूरी है B और यहाँ पे बल लग रहा है WA, यहाँ पे बल लग रहा है WB। तब अब यहाँ फिर हम रिएक्शन बल निकालेंगे। यहाँ पे मान लीजिए रिएक्शन बल है Vx, यहाँ पे रिएक्शन बल है Vy।
अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर लगने वाला सबसे अधिकतम मान कहां पर होगा। ये मान या तो यहां पे सबसे ज्यादा होगा या यहां पे सबसे ज्यादा होगा। बेंडिंग मोमेंट का मान यहां पे निकालते हैं। मान लीजिए ये अगर के पॉइंट है तो मोमेंट एट पॉइंट के इज इक्वल टू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाई बी। और अगर यहां पर है, ये मान लें ये ओ पॉइंट है, तो मोमेंट एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू डब्ल्यू ए मल्टीप्लाइड बाई ए। अब इन दोनों में देख लें, जो मान बड़ा हो उसी मान को हम इस इक्वेशन में m की जगह हम बेंडिंग इक्वेशन में m की जगह हम प्रयोग करते हैं। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखेंगे, ये सेकेंड ईयर की चीजें हैं, इन चीजों के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है थोड़ा सा और सेकेंड ईयर की चीज, और ये जो फॉर्मूला हमने लिखा टॉर्शन इक्वेशन, T डिवाइडेड बाई आई पी इज इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाई आर। T डिवाइडेड बाई आई पी इज इक्वल टू एफ एस बाई आर। एफ एस का मान हम निकालें, एफ एस इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई आई पी मल्टीप्लाइड बाई आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी डिवाइडेड बाई आई पी डिवाइडेड बाई आर। यानी अगर पावर ट्रांसमिशन करते समय मान लें हम किलोवाट और आरपीएम अगर हम कह दें कि दो शाफ्ट है, एक शाफ्ट ये है और एक शाफ्ट ये है, इसके द्वारा भी 5 किलोवाट की शक्ति और 400 आरपीएम पे पारित करना है, इसके द्वारा भी 5 किलोवाट की शक्ति 400 आरपीएम पर पारित करना है। तो टी का मान चाहे ये रहे या ये रहे, ये दोनों मान समान होंगे, क्योंकि टी के फॉर्मूले में टी इज इक्वल टू आप ऐसे लिखते हैं 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60 इंटू, या ऐसे लिखते हैं किलोवाट इज इक्वल टू 60 इंटू 1000। टी का मान यहां से निकालते हैं, तो टी का मान चाहे इससे आप निकालेंगे चाहे इससे निकालेंगे, टी का मान तो समान होगा। लेकिन ये आकृतियां तो अलग अलग हैं, इसका डायमीटर बड़ा है और इसका डायमीटर छोटा है। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम इस फॉर्मूले से ऐसे देखें, एफ एस इज इक्वल टू टी, ये तो कांस्टेंट हो गया, और डिवाइडेड बाई ये, इस मान को हम बोलते हैं जेड पी। इसको बोला जाता है पोलर सेक्शन मॉडुलस। पोलर सेक्शन मॉडुलस। अब जिस सेक्शन का ये मान जितना बड़ा होगा तो ये स्ट्रेस उतना ही कम जनरेट होगा। अब यहां समझना जरूरी है, ये मान कम उत्पन्न होता है, इसका मतलब उस शाफ्ट की मजबूती ज्यादा है। ये मान अधिक हो जाएगा तो ये खतरे की तरफ बढ़ रहा है जनरेट मान, क्योंकि हमने बताया था डिजाइन प्रक्रिया में ये उत्पन्न मान को हम निकालते हैं और इसको कंपेयर करते हैं सहनीय मान से। दोनों एक ही धातु के बने हुए हैं, इसका सहनीय मान दोनों का 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। एफ एस का मान अगर इस पे हम निकालेंगे तो हो सकता है ये मान आए 88 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है और ये तो कांस्टेंट है। अगर इससे मान निकालेंगे तो चूंकि ये मान आप निकालेंगे ZP का मान, तो ये मान छोटा हो जाएगा, और जैसे ये छोटा हो जाएगा कांस्टेंट से छोटा मान निकालेंगे तो ये वैल्यू बड़ी, मान लीजिए हो गया 110। अब सेम मटेरियल की दोनों चीजें, एक के द्वारा उत्पन्न स्ट्रेस 88 सहन कर सकता है ये 100, तो ये तो रिलाई करेगा, ये बचा जाएगा, क्योंकि 88 उत्पन्न हो रहा है, 100 ये सहन कर सकता है। और ये वाला मान अगर इस शाफ्ट को हम प्रयोग करेंगे तो इसमें सहनीय मान है 100 और उत्पन्न कर रहे हैं 110,
तो ये तुरंत टूट जाएगा, क्योंकि इस मान को ये सहन नहीं कर पाएगा। तो ये निर्भर करता है एफएस का मान पोलर सेक्शन मॉडुलस पर। पोलर सेक्शन मॉडुलस शाफ्ट की मजबूती को दर्शाता है। जितना ही मान ये ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा ये बेनिफिशियल होगा, उतना ही ज्यादा ये मजबूत होगा। और जितना मान ये छोटा हो जाएगा उतना ही ज्यादा ये कमजोर होता चला जाएगा, इसके टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पोलर सेक्शन मॉडुलस डिजाइन करते समय कभी कभी हमें इस मान को भी पता करना रहता है। नेक्स्ट मान एक और है, हम ये फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, ये भी सेकेंड ईयर में आप निकाला, T डिवाइडेड बाई आई पी इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइडेड बाई एल। शाफ्ट दो चीजों से टूट सकता है। जैसे हम कहें लकड़ी का एक टुकड़ा ले लें, इस टुकड़े को दोनों हाथों में पकड़ के हम ऐसे मरोड़ें, तो अगर इसमें 2 डिग्री का ट्विस्ट अलाउड है, तो अगर हमने इतना बल लगाया जिसमें 1.5 डिग्री का ट्विस्ट हुआ तो ये लकड़ी का टुकड़ा टूटेगा नहीं। लेकिन यदि इसको हमने 2 डिग्री से ज़्यादा मरोड़ कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, तो तुरंत ये टूट जाएगा। यानी शाफ्ट में, मेटल के बने हुए शाफ्ट में यह थीटा के ऊपर भी इसकी निर्भरता रहती है, इस टूटने की संभावना रहती है। थीटा का मान यदि एक्सीड कर गया, इसके दिए हुए मान से एक्सीड कर गया, तो इसके खराब होने की संभावना हो जाएगी। और दूसरा, कर्तन प्रतिबल का मान यदि इसके दिए मान से एक्सीड कर गया तब भी ये फेल हो सकता है। तो एक शाफ्ट दो तरीके से फेल हो सकते हैं, थीटा के आधार पर, यानी इसमें अधिकतम जो ट्विस्ट एंगल होगा, कोण होगा, मरोड़ कोण, उसके आधार पर भी हो सकता है, और कर्तन प्रतिबल जो उत्पन्न हो रहा है उसके आधार पर भी हो सकता है। तो अब आपके लिए ये क्लियर है कि सेकेंड ईयर में जो चीज़ें पढ़ाई गई थी, अब इन चीज़ों का हम उपयोग करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब अगली क्लास लेंगे तो इन चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे। आप थोड़ा सा इसके बारे में सेकेंड ईयर की चीज़ें पढ़ लें, ताकि जब हम फाइनल ईयर के डिज़ाइनिंग का पोर्शन ये पढ़ाएंगे तो उसमें कोई सी प्रकार की दिक्कत ना हो। ओके, तो इसको आप तैयार करें और अगली बार हम डिज़ाइन की प्रक्रिया शाफ्ट की स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।